चलिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा। इसके पहले कल की क्लास हम लोगों ने यहाँ तक क्लास को पढ़ा था, यहाँ तक के प्रश्नों को हल किया था। आज ठीक उसके आगे पढ़ेंगे और उसके आगे प्रश्नों को हल करेंगे, हल करके जानेंगे कैसे हल होते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या समस्या आती हैं, सभी तथ्यों को एक करके बारी बारी से हम लोग को पढ़ना है। ठीक, तो आज का जो प्रश्न होगा यहाँ से शुरू होगा कि कुछ समूह का औसत 14 से घटकर 11 हो जाता है। जब उस संख्या 35 को उसमें से निकाल दिया जाता है तो मूल समूह में कितनी संख्या रह जाती है। थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न है, क्योंकि इस समय जो है वो मिक्स्ड प्रश्न की सीरीज चल रही है और उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे लेंगे, आप सभी लोग आसानी से दे लेंगे। प्रश्न है आपका सामने 126 है। चलिए शुरू करिए आप लोग। कुछ संख्याओं का एक समूह का औसत 14 से घटकर क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। जब संख्या 35 को उसमें निकाल दिया जाता है तो मूल समूह में कितनी संख्याएं रह जाएंगी। कमेंट करके आप जरा जवाब दीजिएगा अपने अपने आराम से, और हम ये प्रयास करेंगे आप सभी के आंसर को सही करने का। कैसे लगेगा जरा कमेंट करिए, कमेंट करके हमें बताइएगा। बताइए, कुछ संख्याओं के एक समूह का औसत 14 है से घटकर 11 हो जाता है। ठीक, जब संख्या 35 को उसमें से निकाल लिया जाता है तो मूल समूह में कितनी संख्या रह जाएंगी। जरा कमेंट करके बताइए कितनी रह जाएंगी। कोई कमेंट करके तरीका बताएं कैसे हल होगा। अगर आपको हल होगा तरीका बता देते इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, पहले औसत कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। 14 होता है, फिर बाद में हमने देखते हैं कि इससे घटकर 11 हो जाता है, माने 14 से घटकर 11 हो जाता है। और जब 11 होता है तब क्या होता है, तब संख्या 35 उसमें से निकाल दिया जाता है। जब उसमें से 35 निकाल लिया जाता है तो मूल समूह में कितनी संख्या है। जरा ये समझाइए हमको, ये लगे कैसे, बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग सोच के बताइए कैसे लगना चाहिए, एकदम आसानी से उत्तर आ जाए। हम्म, आइए इसे हल करते हैं। कौन कौन लाइव है जरा कमेंट करके बताइएगा। इसे आसानी से लगाएंगे, थोड़ा सा बड़े स्तर का प्रश्न है। बताइए कैसे लगेगा, आप लगाएंगे कि हम लगा के बताएं। देखिए, जब समूह से 35 सदस्य निकाल दिए जाते हैं, आइए हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, समूह में पहले औसत 14 होता है, ध्यान से देखिएगा। पहले जो औसत होता है वो 14 होता है, उसमें से कुछ निकल जाता है तो नया औसत बचता है 11। औसत 14 से 11 हो जाता है तो नया, ये हमने देखा, माना जो संख्याएं थी, माना जो टोटल संख्याएं थी, ओ माय गॉड, यही बार बार इसका टच नहीं काम कर रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये दिक्कत हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, ये टच इसका नहीं काम कर रहा है, पैड है यही काम नहीं कर रहा है, देखिए बार बार छोड़ दे रहा है। ठीक है, माना जो समूह से 35 निकाल लिया जाता है तो क्या बचेगा, 11 समूह का, जो 11 समूह थे उन 11 समूह का तो पहले कितना था, पहले यस था, माना पहले यस था, यस में से हमने 35 निकाल दिया। अब उसका क्या बचेगा, यन में से संख्या 1 निकल गई। टोटल संख्या नंबर इतना था, पता नहीं क्या था, तब हम इसका तिरेगा गुणा करेंगे। कोई जरूरत नहीं था उतना, चलिए रहने दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसमें तिरेगा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें तिरेगा गुणा करेंगे तो 11 यन माइनस 1 बराबर यस माइनस 35, तो हो जाएगा 11 यन माइनस 11 बराबर यस माइनस 35। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक बात और हम लोग निकालेंगे, ऊपर देखेंगे। जो यस था
वो n बराबर संख्या कितनी थी, n हो गई संख्या की संख्या, और यहाँ पे यस है जो योग था, ये क्या होगा, योग था। तो हमने ये देखा कि जब 11 संख्या रह जाती, कुल योग में से 35 घटा देंगे तो उसमें से एक n भी कम होगा, एक n क्या होगा, कम होगा। फिर हम औसत अगर हम जानेंगे तो औसत अगर हमें निकालना है, एवरेज निकालना है, तो औसत बराबर कुल पदों की योग बट्टे कुल पदों की संख्या, यस बट्टे n होगा। और यहाँ पे क्या था, औसत 14 था, तो 14 बराबर यस बट्टे n, त्रिया गुणा होगा तो 14 n बराबर यस। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। अब इसी का मान समीकरण 1 इसमें रखते हैं, जहां जहां 14 n बराबर यस यस जहां पे है वहां पे 14 रख देंगे, तो यहाँ पे आपका होगा 11 n माइनस 11 बराबर यस की जगह हम लिख देंगे 14 n माइनस 35। इसे हल कर दीजिएगा, ये -11 इधर 35 को उधर ले आते हैं, 11 को उधर ले जाते हैं, ये आपका हो जाएगा नया, 35 को उधर लाते हैं तो -11 है प्लस 35 हो जाएगा बराबर 14 n है -11 n हो जाएगा, ये हो जाएगा -35 में से 11 जाएगा तो 24 बराबर 3 n, तो n बराबर 24 बटे 3 बराबर 8। तो n बराबर क्या निकल गया, 8 निकल गया। संख्या कितनी निकल गई, 8। संख्या क्या निकल गई, 8 निकल गई। यहाँ पे आप पूछा क्या था, यहाँ पे पूछा था, एक बार हम इसको ध्यान से आपको दोबारा बता देते हैं। कुछ संख्याओं का औसत समूह 14 से घटकर 11 हो जाता है। इसको एक बार हम दोबारा आपको यहाँ लगा देते हैं, समीकरण इक्वेशन बनाकर पूरी तरीके से, ठीक है, ध्यान समझिएगा। पहले क्या था, औसत कैसे निकालते हैं हमें जानते हैं, एवरेज बराबर सम हो गया कुल संख्या योग बट्टे कुल पदों की संख्या n थी, ये कितना है, 14 है, तो 14 बराबर यस बट्टे n, त्रिया का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 n बराबर यस। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब कह रहा है कि नया औसत क्या होगा, तो नया औसत 11 बराबर संख्या के योग में से यदि हम 35 को निकाल देते हैं तो नया क्या बनेगा, n में से कम हो जाएगा, त्रिया का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 11n, क्या हो जाएगा, 11n माइनस 11 बराबर यस माइनस 35। समीकरण में यस का मान 14 रख देंगे तो ये हो जाएगा 11n माइनस 11 बराबर 14n माइनस 35। इस प्रकार इसका उत्तर n बराबर 8। तो संख्या कितनी थी, 8 थी, कितनी थी, 8 थी। क्लियर हुआ, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है संख्याओं में 2/5, 8/13, 6/11 को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए और बताइए कौन सा विकल्प सही है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये होता है यहाँ पे ये क्रम होगा, देख रहे हैं, ये बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यही क्रम में आपको सजाना है। इसे कौन सा क्रम कहेंगे, इसे कहेंगे आरोही क्रम। कौन सा क्रम, आरोही क्रम कहेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा ये। दशमलव बदल देते हैं, दशमलव बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2/5 है, इसको बदलेंगे, यहाँ 2/5 को बदलेंगे, 5 में से 2 गया, यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 5। बताइए कैसे लगेगा। इसको दो तरीका मैं बताऊंगा, दो ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे। पहले आप हमें बताइएगा कैसे लगाएंगे आप। एक कैल्शियम लगा सकते हैं दशमलव बदल कर, दशमलव बदलेंगे तो 5 से भाग देंगे तो 0.4 पहले का हो गया, दूसरे का हो गया, यहाँ पर दशमलव लगेगा, 50 होगा तो 13 तिया 39, 13 तिया क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 13 तिया 39, बचेगा कितना, 11, फिर 13 104। यहाँ पे आते लास्ट वाला, तो यहाँ पे होगा, यहाँ 0 60 11 5 55, फिर 11 चौके
44। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे छोटा जो है बीच वाला है। सबसे छोटा क्या है, ये बीच वाला नंबर 1 पर आएगा, फिर उसके बाद ये नंबर 2 पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका 1 होगा, पहले का भी विकल्प 1, इसका भी विकल्प 1, दोनों क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। यहाँ तक कोई दिक्कत या कोई समस्या, क्योंकि सरल प्रश्न था और इस तरह के प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे। आगे प्रश्न जो है थोड़ा सा लॉजिकल है, इस प्रश्न को आप लोग सभी लोग हल करिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका जवाब जरूर देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि 50 पैसे के 22 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर है। कमेंट करके आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। 50 पैसे के 22 सिक्के का मूल्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है। 50 पैसे का 11 सिक्का क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो 50 पैसा माने 0.5 पैसा गुणे 22, 22 पचे 110 माने 11 रुपया होगा। इसमें बताइएगा कौन से विकल्प 11 रुपए के बराबर है, कमेंट करके बताइएगा। इसके प्रश्न का जवाब आप स्वयं देंगे, इस प्रश्न का जवाब हम नहीं देंगे। आप हल करिएगा, हल करके बताइएगा कि किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और आए भी हैं। तो जल्दी से बताइए कौन कौन लोग लाइव हैं, जो लाइव हैं वो जवाब लाइव देंगे, जो लाइव नहीं है इसका जवाब बाद में दे देंगे। कमेंट करके बताइए कौन कौन लोग लाइव हैं, जो लाइव हैं तो ठीक है, जो लाइव नहीं है वो इस प्रश्न को अच्छे से देख ले, पढ़ ले, समझ ले, फिर उसका उत्तर वो बताए हमें। आप जवाब दीजिएगा, हम इसका जवाब नहीं देंगे, लास्ट में देंगे, मतलब ऐसा नहीं बताएंगे, बताएंगे लास्ट में बताएंगे। जवाब है, उत्तर आप लोग के सही आ चुके हैं। हमें 11 रुपए देखना है किसका 11 रुपए होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो 11 रुपए के बराबर है। पता चला यहाँ पे 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, कितने रुपए हो गए, 8 रुपए, प्लस 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के कितने होंगे, 2 रुपए, प्लस 20 पैसे के 5 पैसे, 1 रुपए के 8 सिक्के 8 रुपए हो गए, 25 पैसे के 8 सिक्के तो 2 रुपए होंगे, 20 पैसे के 5 सिक्के, 20 पंजे 100, ये 11 रुपए तो हो गए यार ना। 8 सिक्के, 1 रुपए के 8 सिक्के 8 रुपए, प्लस 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 अट्ठे 25 चौका 100, 25 चौका 100, 200 हो गए, 2 रुपए, प्लस 20 पैसे के 5 सिक्के ना। फिर आगे देखते हैं, 1 रुपए के 5 सिक्के 5 रुपए हो गए, 25 पैसे के 17 सिक्के, 17 सिक्के कितने हो जाएंगे, 16 माने 4 रुपए, 4 रुपए 25 पैसे हो गए, 20 पैसे के 8 सिक्के, 1 रुपया 60 पैसा, प्लस 5 पैसे के 3 पैसे, 15 पैसे, तो ये हो गया 5 4 9, 1 10 रुपए, 10 रुपए हो गया, और 25 और 15 40 और 60, 5 4 9, 1 10, 10 रुपए हो गए, प्लस ये हो गया 25 पैसा, 15 पे 40 पैसा, 60 पैसा, 1 रुपया, ये भी 11 रुपए हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखिए हो गया नहीं 11 रुपए, ये 5 पैसे के 3 पैसे ना, ये 15 पैसे हैं। यहाँ पे देखिएगा 6 रुपए है, 6 सिक्के 1 रुपए के, ये 6 रुपए हो गया, प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के 1 रुपया 50 पैसा, 25 पैसे के 10 सिक्के 2 रुपया 50 पैसा, प्लस 20 पैसे के 5 सिक्के 1 रुपया, तो 6 1 7 2 9 1 10 1 11, ये भी 11 रुपए हो गए। 1 रुपए के 4 सिक्के, 1 रुपए के 4 सिक्के 4 रुपए, ये हो गए 4 रुपए आपके। 50 पैसे के 6 सिक्के, ये हो गए 3 रुपए। 25 पैसे के 10 सिक्के, 2 रुपया 50 पैसे। फिर 10
20 पैसे के 5 सिक्के, 1 रुपये। 10 पैसे के 4 सिक्के, 40 पैसे। 4 3 7 2 9 1 10, 10 रुपया 90 पैसे, 10 रुपया 90 पैसे। इनमें से प्रश्न में थोड़ी सी गलती हो गई। इसमें यह था, निम्न में से कौन सिक्कों के मूल्य के बराबर नहीं है। इस परीक्षा में प्रश्न पूछा था कौन सा नहीं है, तो चौथा नहीं है, बाकी सब है। बाकी सब है क्या है, माने ये भी 11 रुपए के बराबर है, ये भी 11 रुपए के बराबर है, ये भी 11 रुपए। केवल चौथा विकल्प है जो 11 रुपए के बराबर नहीं है। चौथा विकल्प कितना है, 10 रुपया 90 पैसा है। और प्रश्न में नहीं पूछा था, यहाँ पे था कौन सा इसके मूल्य के बराबर नहीं है। कारण ये है 3 है और 1 नहीं है, 3 विकल्प है और 1 विकल्प नहीं है। हमें नहीं विकल्प को ही बताना था, नहीं विकल्प के बारे में ही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, समझ में आया सबको? जिनको समझ में आ गया कमेंट करके बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ए बी का औसत वेतन 6,000 रुपए है, सी डी एवं ई का 8,000 रुपए है, तो सभी 5 लोगों का औसत क्या होगा? ये प्रश्न नंबर 129 कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए क्या आता है। पहले दोनों का औसत, फिर तीनों का औसत का योग करके 5 लोग से भाग दे देंगे तो कुल पदों का औसत हमें निकल जाएगा। आइए इसको लगाते हैं। ए बी का औसत 6,000 है, ए बी का औसत 6,000 रुपए है, ए और बी का औसत 6,000 रुपए है, सी डी और ई का औसत 8,000 रुपए है। तो हमें जानते हैं कि औसत बराबर, जैसे एवरेज बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। इसका नतीजा गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, औसत गुणे संख्या बराबर कुल पदों का योग। तो यहाँ पे 2 लोग का 6,000 है, तो हम 6,000 गुणे 2 कर दिए प्लस 8,000 गुणे 3। कुल का औसत पूछा है, कुल कितने लोग हैं, कुछ 5 लोग हैं, 5 से भाग, क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर। अब जोड़ेंगे 12,000 प्लस 24,000 बटे 5, तो हो जाएगा 36,000 बटे 5। अब डिवाइड कर देंगे, 5 1 5, 5 7 35, 5 2 10, 0 0, 5 7 35, 1 बचा 10, 5 2 10, 0 0, 7200, 7,200। उन पांचों का जो एवरेज औसत होगा ए बी सी डी का, वो कितना हो जाएगा 7,200। क्या ऐसा विकल्प में है 7,200? जी हाँ है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का जो विकल्प है वो क्या होगा, 129 का पहला सही जवाब होगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक बार देख लीजिएगा। हमें जानते हैं कि बराबर कुल पदों का योग बटे, देखिए औसत कहाँ गया, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो ठीक, हम संख्या से गुणा कर देते हैं औसत में, तो हमें कुल पदों का योग निकल जाता है। इस प्रकार 7200 इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? आगे अगला है, एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष। शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पर औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या होगी, नोट करके बताइए क्या होगी। कमेंट करिए, कमेंट करके अपना जवाब दीजिएगा। कमेंट करके अपने जवाब दीजिएगा।
आराम से जवाब दीजिए, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है। देखिए इसमें क्या करना है जी, आपके जवाब तो आ गए हैं, देखते हैं सही है गलत। एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। ये देखते हैं 22 विद्यार्थियों की, विद्यार्थी कितने हैं? 22 हैं। 22 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। अंतर चिन्ह लगाइए। अब क्या कह रहा है कि शिक्षक की आयु सम्मिलित करने पे औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक सम्मिलित करेंगे तो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 22 की जगह 23 लोग हो जाएंगे। 23 लोग हो जाएंगे। आयु वृद्धि औसत 21 की जगह कितनी हो जाएगी? 22 गुणा कर दीजिएगा। 22 एक्का 22, 22 दूना, ये 22 एक्का 22 हो जाएगा। 22 दूना 44 और 2 46, अंतर चिन्ह। 23 दूना 46, 23 दूना 46 और 4 50। 506 में से 462 घटा दीजिए, बड़े में छोटा घटेगा। 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 44। इस प्रकार अध्यापक का जो होगा वो 44 वर्ष। कितना होगा? 44। इसका उत्तर क्या होगा? 24। समझ में आप लोग को कैसे होगा? ध्यान देखिएगा। पहले 22 लोग थे, 22 का औसत 21 वर्ष था। जी जी, ये हो जाएगा 22 गुणे 21। अब एक लोग बढ़ गए तो 23 हो गया, औसत भी 1 वर्ष बढ़ गया, 22 हो गया। इन दोनों का गुणन का डिफरेंस जो होगा वही क्या होगा? आपका उत्तर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना होने पे। अगला है 131। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्रश्न दिया है। एक इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इसका ट्रिक जब याद रखिएगा, जब ऊपर कहीं भी लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, यदि कहीं पे कहीं पे भी ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल जाए, उसका आंसर होता है ए प्लस बी। अगर इस तरह से मिल जाता ए क्यू माइनस बी क्यू पूरे का बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी डायरेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी। ए प्लस बी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। ए क्या है इसमें? एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट, टच नहीं काम कर रहा है इसका। जिस पैड पे लिखते हैं हम लोग ना, वो पैड ही नहीं काम कर रहा है। यहाँ इसका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी माने 2.3 प्लस 0.3 बराबर 2.6, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा राइट आंसर। आइए देखते हैं, इसका एक फार्मूला है, वही फार्मूला याद कर लेते हैं हम लोग। हम लोग क्या याद करेंगे? यहाँ पे यदि हम ए स्क्वायर प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आ जाए, नीचे ये फार्मूला दे, तो उसका हमेशा ए प्लस बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाद में कट जाएगा, ए प्लस बी बचेगा। कैसे बचेगा? यहाँ पे देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू को जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर पूरे का बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये पूरा कट जाता है, बचता है ए प्लस बी बचेगा। यहाँ क्या बचता है? यहाँ अगर इसको तोड़ेंगे तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पूरे का बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कट जाता है, यहाँ बचता है ए माइनस बी। इस प्रकार हमने देखा जहां भी इस तरह के फॉर्मूले आपको मिले वहां पे याद रखिएगा, ऊपर वाला रहेगा तो ए प्लस बी बचेगा, नीचे वाला जहां भी रहेगा वहां पे ए माइनस बी बचेगा। इसलिए यहाँ पे एक छोटा ट्रिक है, ये दोनों ए प्लस बी होगा, दोनों को ऐड करेंगे 2.3 में 0.3 ऐड करेंगे तो 2.6 होगा, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? तीसरा राइट आंसर होगा, तीसरा सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? आराम से सिखा रहे हैं, आराम से बता रहे हैं, इसको सीखते चलेगा, हल करते चलेगा, सारे प्रकार के प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाएंगे, बिना दिक्कत, बिना किचकिच, बिना किसी समस्या के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 132 आपके सामने है। यहाँ पे दिया है 13 के पावर 2 माइनस 5 के पावर पूरे पावर 3 के बाई 2
और 6 के पावर 3 इंटू ए, तो ए का मान क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आप लोग इसको हल करिएगा, हल करके बताइएगा। अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगता है तो हम आपको क्या करेंगे, इसे हल करके बताने का प्रयास करेंगे। बताइए आप लोग कमेंट करके। जल्दी से कमेंट करें, कमेंट करके बताइए। देखिएगा, आइए इसको हल करते हैं। 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 3/2 बराबर 6 के पावर 3 इंटू ए, यही था ना? यहाँ पे हमने देखा 13 के पावर 2 -5 की पावर 2 होल पावर 3 के/2 3/2। देखिए सवाल सही है ना? एक बार सवाल मिला लीजिएगा। नहीं सवाल जी करना है, हल करना है। तो हल कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें हल करने के लिए 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 होगा, आपको याद होना चाहिए, हमें याद है। -5 का स्क्वायर 25 होगा, पूरे के पावर 3/2 होगा। 6 के पावर 3 करिए तो यहाँ 216 गुणे ए भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे 169 में से 25 गया तो हो जाएगा 144। 144 के पूरे के पावर 3 के पावर 2 बराबर 216 इंटू ए। ठीक, अब ये हो जाएगा 12 का, ये हो जाएगा बचेगा आपका 12 का क्यूब। 12 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर 3/2 इंटू 216 इंटू ए। अब 12 का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे 12 का स्क्वायर इंटू 3/2 बराबर 216 इंटू ए। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये गुणे में कट जाएगा, तो क्या बचेगा आइए वो देखते हैं। अब यहाँ बचेगा 12 के पावर 3, 12 के पावर 3 बराबर 216 गुणे ए। अब इस गुणे में धरा का बटे में हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 12 गुणे 12। नीचे लिखेंगे 216 को लिख सकते हैं, 6 खाते 3 था तो 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर ए। 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर ए, माने 8 बराबर ए या ए बराबर 2 घाते 3। अब मानिए रखता है कि परीक्षा में आपको ये पूछा है, ये है या ये है। ठीक, एक बार इसको समझ लीजिएगा आप लोग अच्छे से, फिर आप लोग हम आते हैं हल पे तरफ। यहाँ पे है 2 के पावर 3, यहाँ पे मतलब ये है विकल्प इसका 132 का ए इसका राइट आंसर होगा। ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए है। समझ में आया आप लोग को? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो हमसे पूछ सकते हैं। आपकी समस्या को हल करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए ये पूरा एक बार देख लीजिएगा। अब अगला है कि सात क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उसमें से बड़ी संख्या क्या होगी? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, औसत याद रखिएगा हमेशा बीच की संख्या निकलती है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो जो 20 होगा वो बीचों बीच की संख्या होगी। माने अगर 7 क्रमागत है, ये 20 की हो गई तो 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, माने 20 के बाद 21, 22, 23। इसके पहले क्या होगा? 19, 18 और 17। देखिए 7 संख्या होंगी, इनका औसत जो होता है बीच में जो निकलता है, औसत क्या होता है? हमेशा बीच की संख्या होती है। क्या होती है? ये ट्रिक है, बीच की संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या 23, सबसे छोटी संख्या 17 होगा। याद रखिएगा, अगर कहें तो हम इसे नए पेज पे बता दें, किसी भी संख्या का जो औसत होता है, औसत याद रखिएगा वो हमेशा बीच की संख्या होती है। क्रमागत की बात का है, मतलब याद रखिए अगर इसे हम लोग नए पेज पे देखें, जैसे औसत क्या रहा है? 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो हमने यहाँ 20 लिख लिया। 7 संख्याएं होती हैं, एक संख्या यहाँ हो गई, 3 हम इधर ले लेंगे, 3 इधर। क्रमागत है तो 20 के बाद 21 होगी, फिर 22 होगी, फिर 23 होगी। इसके पहले भी 3 होंगे, 7 होनी चाहिए। इसके पहले 19, 18, 17,
ये बिना पेन उठाए आप आसानी से लगा लेंगे, उंगलियों पे प्रश्न को हल कर लेंगे, थोड़ी सी मेहनत कर देंगे। तब पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या आपकी 23 इसकी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को नहीं है ना? आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 दरी बुनने वाले 4 दिन में 4 दरी बुनते हैं, उसी गति से 8 दरी बुनने वाले 8 दिन में कितनी दरी बुनेंगे? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बताइए, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। 4 दरी बुनने वाले 4 दिन में 4 दरी बुनते हैं, तो 8 दरी बुनने में 8 दरी बुनने वाले 8 दिनों में कितनी दरी बुनेंगे? 4 दरी 4 दिन में 4 ठो बनाते हैं, तो बताइए कितने दिन में बनाएंगे? आइए इस प्रश्न को हम एक तरीके से और लेते हैं। इसका छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको पहले बता दूं। जैसे दे दिया जाए कि 100 बंदर 100 दिन में 100 केला खाते हैं। प्रश्न लिखिएगा, 100 बंदर 100 दिन में 100 केला खाते हैं। 100 बंदर 100 दिन में 100 केला खाते हैं। ये 100 बंदर है, 100 केला 100 दिन में खाते हैं। ठीक, 100 बंदर 100 दिन में 100 केला खाते हैं, मतलब 100 बंदर 100 दिन में 100 केला खाते हैं। तो बताइए कि 200 बंदर 200 दिन में कितना केला खाएंगे? कमेंट करके बताइएगा। सेम प्रश्न आपको लगाना है। 100 बंदर 100 दिन में 100 केला खाते हैं, लिख लीजिएगा। तो 200 बंदर 200 दिन में कितना केला खाएंगे? 100 बंदर 100 दिन में 100 केला खाते हैं, 200 बंदर 200 दिन में कितना केला खाएंगे? कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए प्रश्न बहुत ही यूनिक प्रश्न, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए गलत उत्तर आ रहा है। इसका क्या होता है, ध्यान रखिएगा। एक फार्मूला होता है, m1 गुणे t1, m1 गुणे m1 गुणे t1 गुणे d1 बटे w1 बराबर m2 माने दूसरा आदमी, टाइम माने घंटे में, डे माने कितने दिन में, बटे w2। इसमें देखिए क्या क्या है। 100 आदमी है माने 100 काम है, तो 100 बंदर 100 दिन में ये केला खाने काम हो रहा है, वर्क नीचे हो जाएगा, बराबर 200 बंदर 200 दिन में यक्स केला खाते हैं। 100 से कैंसिल, यह लड्डू से कैंसिल, ये त्रिया गुणा करेंगे तो 1 बराबर 400 बटे यक्स, तो यक्स बराबर 400 केला खाएंगे। कितना केला खाएंगे? 400 केला खाएंगे। ठीक, कितना केला खाएंगे? 400 केला खाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया? अब प्रश्न क्या पूछा है आपका कि 4 दरी बुनने वाले 4 दिन में 4, उसी गति से 8 दरी बुनने वाले 8 दिनों में कितनी दरी बुनेंगे? तो सेम प्रश्न को तरीके से लगाते हैं। हाँ, स्लाइड नहीं आ रहा मतलब। अब इसके बारे में देखते हैं ये कैसे लगेगा। सेम तरीका लगाएंगे। 4 दरी बुनने वाले टच ही नहीं काम कर रहा बीच बीच में। 4 दरी बुनने वाले 4 दिन में 4 दरी बुनते हैं, बराबर 8 दरी बुनने वाले 8 दिन में यक्स दरी बुनेंगे। 4 से 4 कट गया, 4 एक का 4, 4 दूना 8, तो यक्स बराबर 8 दूना 16। कितनी दरी बिनेंगे? 16 दरी बिनेंगे। 16 है ऑप्शन में, जी हाँ, यहाँ पे 16। क्या होगा? चौथा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को?
क्लियर हुआ? एक आध प्रश्न और बताएं। एक प्रश्न और लिखिएगा। 50 महिलाएं 50 दिन में 50 महिलाएं 50 महिलाएं 50 दिन में 50 साड़ियां बनाती हैं। 50 महिलाएं 50 दिन में 50 साड़ियां बनाती हैं, तो 300 महिलाएं 300 दिन में कितनी साड़ियां बनाएंगी? इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके दीजिएगा। यदि 50 महिलाएं 50 दिन में 50 साड़ियां बनाती हैं, 300 महिलाएं 300 दिन में कितनी साड़ियां बनाएंगी? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। 50 महिलाएं 50 दिन में 50 साड़ियां बनाती हैं, 300 महिलाएं 300 दिन में कितनी साड़ियां बनाएंगी? 300 महिलाएं 300 दिन में कितनी साड़ियां बनाएंगी? कमेंट करके जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर आपके जवाब सही है, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अन्यथा मेरा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं निकला। यहाँ पे हमने देखा 50 महिलाएं 50 दिन में 50 साड़ियां बनाती हैं, ठीक। तो बराबर 300 महिलाएं 300 दिन में यक साड़ियां बनाती हैं। 50 से 50 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 3 छक 18, तो यक्स बराबर 6 गुणे 300, तो यक्स बराबर 1800 साड़ियां, ठीक। जिनका 1800 आया था उन सभी के जवाब एकदम सही है। इस तरह के एकदम यूनिक प्रश्न है, यह प्रश्न एकदम रट लीजिएगा, यह प्रश्न हमेशा आपके काम आएंगे। अगर आप कहें तो इस प्रश्न को थोड़ा सा अलग अंतर करके हम बोल के करा दें, एक आध प्रश्न कहें आप तो और प्रैक्टिस करा दें, टाइटल चेंज करके। फार्मूला यही है, टाइटल चेंज हो जाएगा। बताइए। फार्मूला देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने T1 भी लिख दिया, अगर टाइम भी दे दिया तब यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही यूनिक फार्मूला है, ठीक। फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। और कोई समस्या किसी को? आप कहें तो एक प्रैक्टिस हम और करवा दें, ठीक। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए एक आध प्रश्न और लिखिएगा। सौ आदमी 100 आदमी इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 100 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 100 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए कि उसके दुगने काम को 90 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा। उसके दुगने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 100 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 90 आदमी उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? जवाब कमेंट करके जल्दी से हमें दीजिएगा, ताकि हम लोग भी लगाएं और आगे बढ़े। बताएंगे आप लोग क्या हल करें हम? बताइए आप लोग, आराम से लगाइए। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि हमें जानते हैं कि क्या पूछा था हमने, प्रश्न क्या बोला था, याद है आप लोग को? 100 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, एक काम। फिर कह रहा है
90 आदमी उसी काम को x दिन में करते हैं, उसके दोगुने काम को। 90 आदमी उसके दोगुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 100 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, उसके दोगुने काम को 90 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? यही समीकरण बनेगा, इसी को हल करना है। ठीक, 2 से कटेगा 2 1 का 2, 2 से काटेंगे यहाँ पे 45 आएगा। ठीक, 15 का 15, 15 तिया 45। ठीक, यहाँ पे बचेगा 100 बराबर 3 गुणे यक्स, यक्स बराबर 100/3 बराबर यक्स। तो यक्स बराबर 33 सही 1/3 दिन में काम को पूरा करेंगे। समझ में आया आप लोग को? 33 1/3 दिन कैसे होगा? 2 से काटेंगे 45, 15 का 15 45, 3x बराबर 100 दिन। तो x बराबर 100/3 या 33 सही 1/3 दिन में। तो कितने दिन में? 33 सही 1/3 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम आप सभी को? आगे बढ़े आप। ठीक है, इस तरह के जब भी परीक्षा में प्रश्न आएंगे आप इसे कर लीजिएगा। वर्क हमेशा नीचे रहता है, बाकी सभी चीजें ऊपर। अगर यहाँ पे घंटा दिया हुआ है तो घंटा ऊपर रहता, बस इतना आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि 60 गुणे 40 गुणे 30 मीटर माप की एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं? यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है तो। जल्दी से कमेंट करके आप हमें जवाब दीजिएगा। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है हम बड़े के आयतन में छोटे के आयतन से भाग देते हैं। इस तरह का जब भी प्रश्न आता है बड़े के क्षेत्रफल में छोटे के क्षेत्रफल से, बड़े के आयतन में छोटे आयतन का भाग देते हैं। इसमें छोटे का आयतन पहले से दिया है, बड़े के आयतन में से भाग दे देंगे। चलिए 135 को हल करते हैं। जब भी हम 135 को हल करेंगे तो हमें क्या क्या मिला? 60 40 30, 60 मीटर 40 मीटर गुणे 30 मीटर में बड़े के आयतन में छोटे के आयतन से भाग देते हैं। क्या कर रहे हैं हम? बड़े के आयतन बड़े के आयतन में छोटे के आयतन से भाग देते। छोटे का आयतन से भाग दे देंगे तो छोटे का आयतन क्या है? 0.8 मीटर क्यूब। ठीक, तो ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर ध्यान से देखिएगा, ऊपर अगर इसे हम लिखेंगे तो हो जाएगा 60 गुणे 40 गुणे 30 गुणे मीटर क्यूब। अब 0.8 है। ठीक, अगर हम इसे 8 करेंगे मीटर क्यूब करेंगे इसका बटा 10 होगा। अगर यहाँ गुणे 10 कर देंगे ये दशमलव इसका बदल जाएगा। ठीक, तो मीटर क्यूब से कट गया, मीटर क्यूब से कट गया। अब क्या करेंगे? 4 दहा में 40, 4 दूना 8, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 30। तो 3 1 का 3 और 3 3 का 9, 9 लिख दिया। कितने जीरो है? एक जीरो यहाँ बचा, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4, 4 जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 के बाद 4। तो क्या हो जाएगी? उन घनाभाकार बक्सों की संख्या क्या हो जाएगी? 90,000। जिन्होंने 90,000 बताया था उनके जवाब एकदम सही थे। उनके जवाब क्या थे? 90,000 पूरी तरीके से सही थे। हमने क्या देखा कि किसी भी 135 नंबर प्रश्न वापस आके देखते हैं कि 60 मीटर लंबे 40 मीटर चौड़े 30 मीटर माप के घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं? यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब हो तो।
इस दशा में हमने क्या किया, बड़े के क्षेत्र आयतन में से छोटे के आयतन से भाग दे दिया, तो हमें जो प्राप्त हुआ वह क्या प्राप्त हुआ। हम आपकी बात नहीं सोच पा रहे, जरा कमेंट करके बताइएगा। अगर जिनको ये प्रश्न समझ में ना आया हो वो हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा तिबारा जितनी भी बार चाहें पूछ सकते हैं। हम उन्हें तब तक बताएंगे जब तक उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ताकि हम लोग भी और मेहनत करें और अपना बेस्ट दे सके। बताइए आप लोग, कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को भी? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई समस्या नहीं आ रही है ना? जरा कमेंट करिए आप लोग, बता चले कौन कौन लाइव है। ये हमारा उद्देश्य है आप लोग को सिखाना, ताकि परीक्षा में आप बेहतर अंक अर्जित कर सके। अच्छा, प्लस नहीं है जी, वो गूढ़ा है, हमने गलती से लिख दिया होगा। वो थोड़ा सा हमारी राइटिंग गड़बड़ है ना, हमारी हैंड राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, इसी वजह से ऐसा हुआ। वो हमारी हैंड राइटिंग गड़बड़ है थोड़ी सी ना, असल ये टच पैड पे लिखा जाता है, इस पे आदत नहीं है इस पे लिखने की, इस पेन से, इसीलिए दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, वो आदत नहीं है ना, इसीलिए इसके लिए माफी चाहते हैं। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ के प्रश्न हो गए थे, अब आगे बढ़ते हैं अगले तरफ के प्रश्न। अगला प्रश्न आया है, एक कोण का संपूरक कोण एक कोण का एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण क्या होगा? बताइए। एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण क्या होगा? बताइए। कॉम्प्लीमेंटर, अच्छा संपूरक क्या होता है, कोटिपूरक क्या होता है, अभी आपको नहीं पता है। देखिएगा, याद रखिएगा, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। जब किन्हीं दो कोणों का योग, एक मिनट रुकिएगा इसे साफ कर दें। जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 अंश होता है, कोटिपूरक होता है। जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। अतः संपूरक कोण जो होगा, कोटिपूरक कोण कितना होगा, ये जो होता है, अगर हम 180 में से अगर हम यक्स निकालेंगे संपूरक निकल जाएगा, और 90 में से अगर यक्स निकालते हैं तो जो कोण बचता है वो क्या होता है, कोटिपूरक कोण होता है। ठीक, चलिए बताइए जल्दी जल्दी क्या होगा। कह रहा है कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। एक बार प्रश्न पढ़ लीजिएगा ताकि हम इसे जब हल करें तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग अगले पेज पे। माना कोण यक्स था, माना जो कोण था वो क्या था, यक्स था। माना जो कोण है वो क्या था, यक्षम था। इसलिए जो संपूरक कोण होगा वो क्या होगा, संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण 180 अंश माइनस यक्स अंश। ठीक, और उसका कोटिपूरक कोण क्या होगा, कोटिपूरक कोण 90 अंश माइनस यक्स अंश होगा। ठीक, अब अगर हम यहां पे रखें कि 180 अंश माइनस यक्स बराबर, तो कह रहा है कि कोटिपूरक का 3 गुना था। किसका, कोटिपूरक का 3 गुना। कोटिपूरक कोण कितना है इसमें, 90 माइनस यक्स का 3 गुना है। अब इसको गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 180 अंश
माइनस यक्स अंश बराबर 9 तिया 27, 270 अंश माइनस 3x। अब इस 3 को इधर लाइए, 180 को इधर लाइए, तो हो जाएगा माइनस यक्स प्लस 3x। इधर आएगा, ये प्लस हो गया, और 270 है इधर, 270 इधर आएगा माइनस 180, तो हो जाएगा 2x बराबर 90। तो यक्स बराबर 90/2 बराबर 45 अंश। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 45 अंश। यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 45 अंश। तो क्या पूछा है कि तो कोण क्या होगा? 45 अंश होगा। क्या होगा? कोण क्या होगा? 45 अंश। आइए मैं ध्यान से एक बार बताता हूँ। कह रहा है कोई किसी भी संपूरक कोण अपने कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। तो हमने पहले क्या निकाला? सबसे पहले हम लोगों ने माना कोण यक्स है, वो कोण माना क्या? यक्स है। संपूरक कोण क्या होता है? जब हम 180 डिग्री में से हम x डिग्री घटा देते हैं तो हमें संपूरक कोण निकल जाता है। कोटिपूरक क्या है? 90 में से अगर हम x डिग्री घटा देंगे तो 90। फिर आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कि पहले संपूरक कोण लिखे 180 माइनस यक्स बराबर कोटिपूरक का 3 गुना। कोटिपूरक क्या होता है? 90 माइनस x गुणे 3। यक्स की वैल्यू निकाली 45 अंश। और परीक्षा में क्या है आपके यही प्रश्न पूछा था कि वह कोण क्या है, तो वह कोण क्या होगा? 45 अंश का जो इसका संपूरक कोण क्या है? उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसलिए इसका जो संपूरक कोण होगा, अगर इसका संपूरक कोण पूछ देगा अगर परीक्षा में, इसका संपूरक कोण क्या था तो क्या निकालेंगे? तो संपूरक होगा 135 अंश और ये होगा 45 अंश। इसका 3 गुना हुआ ना, यही हुआ इसका आंसर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़े। जो लाइव है कमेंट करके बताएं ताकि हम आगे बढ़ सके। अगला प्रश्न है आपके सामने 20 पैसा 20 पैसे के 13 सिक्के 20 पैसे के 13 सिक्के किसके बराबर है? 20 पैसे के 13 सिक्के क्या होंगे? 2.60, 2 रुपया 60 पैसा। इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो 2 रुपया 60 पैसे के बराबर है? कमेंट करके बताइएगा। 20 पैसे के 13 सिक्के माने कुल 260 पैसे, अर्थात क्या हो गया? कुल 260 पैसे होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो 260 पैसे के बराबर हो? कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से कौन 260 पैसे के बराबर है। यहाँ पे 1 रुपए का 2 सिक्का माने 2 रुपया, 50 पैसे का 1 सिक्का माने 50 पैसा, फिर प्लस 10 पैसे का 1 सिक्का, क्या हो गया? 2 रुपया 60 पैसा तो हुआ। यहाँ पे नहीं पूछा है, नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा, नहीं, ये तो है, ये है। आप पूछे 1 रुपए का 1 सिक्का 1 रुपया हुआ, प्लस 50 पैसे का 2 सिक्का 1 रुपया हुआ, 25 पैसे का 2 सिक्का 50 पैसा हुआ, 10 पैसे का 1 सिक्का प्लस 10 पैसे का 1 सिक्का, ये भी हो गया, मैंने ये भी 2 रुपया 60 पैसा हुआ। पूछ रहा कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है। 1 रुपए के 3 सिक्के 1 रुपए के 3 सिक्के 3 रुपया, 50 पैसे का 1 सिक्का 50 पैसा प्लस 10 पैसे सिक्का, ये हो गया 3 रुपया 60 पैसा। यही गलत है और यही सही है, क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, परीक्षा में नहीं पूछा है। ठीक है, मैंने गलत कहा? मैंने कहा जो गलत है वही सही है। मुझे तो डिफाइन कर समझाना था ना, इसलिए मुझे तो पूरा समझाना ही पड़ेगा। इसलिए इसका क्या होगा? विकल्प क्या होगा? तीसरा इसका सही। जो गलत है वही सही है, जो सही है वो गलत है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत किसी को, यहाँ से कोई समस्या अगर हो तो आप कमेंट करके आप बेधड़क हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से समझाएंगे, डिफाइन करेंगे और उसके बाद उनके हल को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ से कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब आइए, अगला प्रश्न आपके सामने है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के कोणों क्या होंगे? ये इसका जवाब कमेंट करके हमें दीजिएगा
और हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। बताइए क्या होगा। जी, आप लोग के सही जवाब आ रहे हैं। इसको लगाने के दो तरीके हैं, इसे लगाने के दो तरीके हैं, क्योंकि हमें जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान का योग 180 अंश होता है। इसे हम दो तरीके से लगा सकते हैं। तो बताइए कौन कौन तरीके से इसे लगाया जाए, कमेंट करके आप बताइएगा किन किन तरीके से लगाया जाए। देखिए, आइए हम लोग देखते हैं। इसे 2x 3x 4x मान लेते हैं, वो भी तरीका सही है। माना इसको लगाएंगे, वो 2x है, 3x और 4x है, क्योंकि 2:3:4 के अनुपात में है, तो ये हो जाएगा 2x 3x और 4x। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 अंश। तो क्या हो जाएगा, 3 तो 5 4 9x बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 अंश बट्टे 9 बराबर 20 अंश। तो क्या निकल गया, x बराबर 20 अंश। 20 अंश यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे तब 2x बराबर माने 20 गुणे 2 माने 40 डिग्री। दूसरा कोण होगा 3x बराबर 20। बड़ी समस्या है यार, टेस्ट ही नहीं काम कर रहा है। क्या होगा, 20 गुणे 3 बराबर 60 अंश। 4x बराबर 20 गुणे 4 बराबर 80 अंश। अस्सी अंश, तो क्या हो गया, 40 अंश 60 अंश 80 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 40 60 80 माने सी। जिन्होंने सी बताया था उनके जवाब क्या है, सही है। एकदम टच ही नहीं काम कर रहा है, टच पैड। चालीस साठ और 40 60 और 80 होगा, क्या होगा, 40 अंश 60 अंश 80 अंश होगा। सौरभ है, सौरभ चार्जर दीजिएगा तो थोड़ा सा देखते हैं, जिसके बाद चेक करेंगे। इसका हो जाएगा 40 60 80। आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला है 5y+3+1 बराबर 6 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए बहुत आसान तरीके से हम लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, 5y/3+1 तो हो जाएगा 3। ये एक उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा। आइए हम अगले पेज पे इसको ले चलते हैं सवाल को। अरे यार बड़ी समस्या होगी। 5y/3 5y/3 बाई 3+1 बराबर 6, यही था ना, बराबर 6। इसमें 1 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 5y/3 बराबर 6 - 1, तो 5y, ये 3 उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 5 × 3, तो y बराबर 5 × 3/5, 5 5 से कट गया, तो y बराबर 3। क्या हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर 3। इसके दिए गए प्रश्न का जवाब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, क्या होगा, 3 होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 140 को देखते हैं। एक व्यापारी ने 100 किलोग्राम घी 1500 रुपए में खरीदा और उसे 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भेज दिया, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम घी 1500 रुपये में खरीदी, उसे 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया,
तो ये लाभ प्रतिशत क्या होगा उसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, एक एक करके इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके ऊपर वाला 139 समझ में आ गया आप लोग को? अगर आ गया तो कमेंट करके बताइएगा। हम लोग लगाते हैं 140। 140 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम 10 केजी घी कितने में खरीदी? 1500 रुपए में खरीदा। उसे बेचा कितने में? 200 रुपए प्रति केजी, माने 10 केजी को 200 रुपए प्रति केजी से दर से भेज दिया, तो 2000 रुपए का उसने बेच दिया। अब बताइए 1500 रुपए का घी लाया और उसे कितने में बेच दिया? 2000 रुपए में। लाभ कितना हुआ? 500 रुपए का। हमें जानते हैं लाभ बटे, लाभ हुआ कितना? 500 रुपए। कितने में हुआ? बटे क्रय मूल्य, परसेंट के लिए गुणे 100। यही हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। 0 से 0 कट गया, 5 एक कम 5, 5 तिया 15, हो जाएगा 100 बटे 3 बराबर 33 सही 1/3% का उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। दूसरा तरीका, एक तरीका ये होगा लगाने का, दूसरा तरीका इसका लगाने का और क्या है उसको भी आइए हम लोग जान लेते हैं। उसका दूसरा तरीका ये है कि 10 केजी घी कितने में खरीदे? 1500 रुपए में। तो 1 केजी घी कितने का होगा? 1 केजी घी बराबर 1500 बटे 10 कट गया बराबर 150 रुपए का। अब बेचा कितने में? 200 में। 150 रुपए का घी ला के 200 रुपए में बेचा तो कितने का लाभ होगा? 50 रुपए का। तो 50 रुपए का लाभ हुआ कितने में? 150 में। परसेंट के लिए गुणे 100, माने क्रय लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये क्या हो गया? 0 से 0 कट गया, 5 एक का 5, 5 तिया 15, तो हो गया 100 बटा 3 बराबर 33 सही 1/3%। ठीक, चाहे जिससे लगाएंगे आपका आंसर क्या होगा? सेम और बराबर आएगा। उत्तर का कितना हुआ? 33 से 1/3%। क्या होगा? 33 से 1/3%। इस प्रकार से आपका ये भी सवाल लग गया। ये सब यूनिक सवाल है। आगे आता है कि मोहन ने एक बछड़ा 2500 रुपए में खरीदा, 6% की हानि पर बेच दिया, बछड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा? कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि इस बछड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। आप लोग जरा कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि उस बछड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। मोहन ने एक बछड़ा 2500 रुपए में खरीदा, 6% की हानि में बेच दिया, उस बछड़े का मूल्य क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मतलब बछड़ा उसने लिया 2500 रुपए का, उसे कैसे बेचा? 6% की हानि पर, माने 100 रुपए था, 6% की हानि बेच दिया, उसे कितना मिलेगा? 94 मिलेगा। 94/100 कट गया। अब 25 गुणे 94 कर दीजिएगा। 25 गुणे 94 बराबर 2350। क्या होगा? 2350। इस प्रकार उसने कितने बेचा? 2350 का बेचा। इसका ट्रिक है, हानि माने घाटा हुआ। आइए इसको एक बड़े पेज पर लगाते हैं। इसको लगाने का दो तरीका है। एक तरीका ये है, देखिए दो तरीका लगाने का। कुछ लोग लगाते हैं 2500 रुपए था, हानि बेचा, तो 2500 का 6% निकाल देते हैं। एक तरीका ये हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, दूसरा तरीका जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसे 2500 रुपए का उसने खरीदा बछड़ा, गुड़े, तो बछड़े को लाभ में बेचा, हानि बेचा? फायदे में बेचा, घाटे में? हानि बेचा। हानि से पैसा ज्यादा होगा कम, परसेंटेज अपने आप में 100 होता है, तो कम ही हुआ। 100 से कम होगा ज्यादा, हानि होगा, क्योंकि पूरा परसेंट अपने आप में 100। लाभ माने ज्यादा, हानि माने कम। तो 100 में से कितना कम करेंगे? 6 कम करेंगे, कितना आएगा? मानो 94 पाया, 6% जब हानि में बेच दिया, उसे कितना मिलेंगे? 94 ही नहीं मिलेंगे, मतलब बटे 100। उसे 100% पूरा नहीं मिलेगा, उसे 94% मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम 100 में से 6% को हानि घटा देंगे, तो ये क्या होगा? फिर इसका बटा 100 लिख देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया। अब 25 गुणे 94 बराबर 2350, या ये तरीका लगाइए, यहाँ 2500 लिख दीजिए, माइनस 2 0 कट गया। 25 गुणे 6 माने 2500 बराबर माइनस 150 बराबर 2350।
ये तो अभी सरल लगेगी लेकिन आगे कठिन लगेगी, लेकिन यह विधि क्या आपकी हमेशा एक लाइन में देगी जवाब। ठीक है, यह विधि हमेशा आपको आसान लगेगी, इसलिए दिए गए जो प्रश्न है उसका विकल्प क्या है आपका 2350 अर्थात विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जरा कमेंट करके बताइएगा ये कैसे लगेगा। करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 का ऋण लेता है। बैंक पौधों पर खरीद के लिए ऋण का 20% छूट देने के बाद 9% वार्षिक ब्याज निश्चित करता है। 4 वर्ष बाद करीम को कुल धनराशि के रूप में देना पड़ेगा। कमेंट करके बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 का ऋण लेता है और बैंक पौधों की खरीद के लिए 20% का छूट देता है। ठीक, तो पहले निकाल लेते हैं। छूट दे दिया तो 15,000 का ऋण लिया तो 20% का पहले छूट मिल गया, तो निकाल लेते हैं पहले छूट। इसको हल करने के लिए क्या लगाएंगे कि 15,000 रुपए का पहले छूट निकालते हैं। छूट कैसे निकलेगा, अच्छी ही नहीं काम कर रहा है। सौरभ दीजिए जरा, तो चार्जिंग वाला केबल दीजिए, तो ए वाला। हाँ देखिए जरा, तो हाँ आपके उत्तर सही आ रहे हैं। ठीक है, आइए। कह रहा है कि 15,000 रुपये उसने बैंक से लिया, 20% का छूट मिला। छूट माने कम हुआ, कितना मिला 80%। अभी जस्ट मैंने बताया, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा 150 गुणे 80, 15 अट्ठे 120। तो उसे बैंक से कितना मिलेगा 12,000 रुपये। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। क्या कह रहा है, करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 रुपये का ऋण लिया, ऋण लेता है। ठीक है, तो छूट देने के बाद 9% वार्षिक ब्याज की दर निश्चित करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब 9% का ब्याज है, हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तब यह हो गया, इसका P क्या हो गया, प्रिंसिपल उसका 12,000 हो गया। ठीक, रेट क्या हो गया 9%, टाइम क्या हो गया 4 ईयर। देखिए यहाँ पे हुआ ना 9% ब्याज हुआ, 4 समय हुआ, और पी क्या हुआ 12,000। तो यहाँ पे रख दीजिएगा SI बराबर 12,000 गुणे 9 गुणे 4 पूरे का बटा 100। ये 2 से डिवाइड हो गया, 2 जीरो 2 लड्डू से 2 लड्डू कट गया, 120 गुणे 9 गुणे 4 हो जाएगा 9 चौक 36 या 12 नौया 108 गुणे 4, 0 4 अट्ठे 32, 4 1 का 4, 4320 रुपया होगा उसका 4 वर्ष का ब्याज। क्या होगा 4320 रुपया उसका क्या होगा 4 वर्षों का ब्याज होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा 4320 है। अच्छा, अब 4320 रुपया उसे वापस करना है बैंक में, तो हम क्या करेंगे 12,000 उसका मूलधन प्लस 4320 रुपया, ये तो क्या हो जाएगा 16,320 रुपया। कितना हो जाएगा 16,320 रुपये उसे रिटर्न करना होगा। 16,320 अर्थात इसका विकल्प दूसरा सही है। एक बार प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, हम इसे दोबारा आपको समझा देते हैं। एक बार प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं दोबारा आपको समझाता हूं एकदम बारीकी से। कह रहा करीम बाग लगाने के लिए बैंक से 15,000 रुपए का ऋण लेता है। माने उस कितना रुपया लेता है 15,000 रुपए का ऋण लेता है। बैंक पौधों खरीदने के लिए 20% का छूट देता है। मैंने 15,000 का 20% छूट दे दिया तो कितना पे करना होगा 80% पे करना होगा। जैसे कोई भी कीमत अपने आप में 100% होती है, दुनिया की कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। उसने क्या किया 20% कमी पे लिया, मैंने 15,000 का हमने क्या किया 80% निकाल दिया तो 12,000 हो गया। इस प्रकार उसे 12,000 रुपये बैंक से मिले। अब कह रहा है 20% छूट देने के बाद 9% वार्षिक ब्याज की दर निश्चित कर दे। 4 वर्ष बाद करीम कुल कितनी धनराशि देगा।
ब्याज प्लस मूलधन कितना देगा। तो हमने क्या किया, SI बराबर PRT बटे 100, माने मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटा 100। अब मूलधन जो होगा वो 12,000 होगा, दर क्या होगा 9%, समय 4 वर्ष। इस प्रकार 4320 रुपए उसका ब्याज हुआ। लेकिन जब बैंक वापस करेगा तो मिश्रधन वापस करेगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या था 12,000, मिश्रधन क्या हो गया ब्याज क्या हो गया 4300 रुपए। इस प्रकार करीम नाम था ना, करीम उसे 16,320 रुपए रिटर्न करेगा। अब बताइएगा कितने लोग को समझ में आ गया हो, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि डेली क्लास में अगर टाइम से लाइव रहेंगे तो फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट ज्यादा समझ में आएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे ये प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, x बटे वाई बराबर 5a-3 बटे वाई बटे x बराबर 17-3a। प्रश्न आपके सामने, इसका नाम है 143। ये प्रश्न आप लोग लगाइएगा या मैं इसको बताऊं। याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे अगर दिया है a बटे b पूरे के पावर -2 दिया है, अगर हम इसे b बटा ई लिख देंगे, ऊपर क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे दे दिया है 3a बटे b बराबर यहाँ पे 4 दिया है, अगर हम इसे लिख देंगे b बटे a तो पूरे पावर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। माने अगर अंश को हर में हर कौन से बदल देंगे तो घातांक हम क्या हो जाएगा ऋणात्मक होगा या ऋण से गुणा हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोग पहले लगा के दिखाएंगे या मैं हल करूं, दोनों बात आप बताइए कमेंट करके। क्या मैं इस प्रश्न को हल करूं या आप स्वयं हल करके बताएंगे। मेरी गारंटी है गणित में आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। मैं पूरा क्विक रिवीजन करा दे रहा हूं, मतलब यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप लोग आराम से करिएगा, नहीं आएगा हम बताएंगे, समझ के पढ़िएगा कि आप क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, एकदम आराम आराम से पढ़िएगा। दूसरी बात, आप लोग पैसे देकर क्लास पढ़ रहे हैं, इसलिए ताकि आप क्वालिफाई हो जाए। तो मेरा उद्देश्य पहला ही होगा आपको क्वालिफाई कराना, इसलिए हम आपसे बात नहीं करते, केवल अपने टॉपिक को ही पढ़ाते हैं। क्योंकि बात करने के लिए बहुत सारे लोग देखते हैं, क्लास शुरू होते ही लगातार आपसे बात करते हैं, हाय हेलो कहते हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ये सब करिए। ऐसा कुछ नहीं करना है। ये पेड क्लास है, लाइव क्लास है। यहाँ पे केवल आप सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे। आपका एक मोटो होना चाहिए सिलेक्शन, अन्य कोई मोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए आप लोग के जवाब आ रहे हैं, इसको हम लोग इसे हल करते हैं। एक्स बटे वाई 5a-3, एक्स बटे वाई प्रश्न लिख लेते हैं हम। एक्स बटे वाई पूरे के पावर 5a-3 है, 5a-3 है बराबर y बटे एक्स, y बटे एक्स पूरे के पावर 17-3 है, 17-3a। अब हम इसको पलटे, इसको या इसको हम अगर y बटा एक्स बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे रहने दीजिए x बटे वाई पूरे के पावर 5a-3 बराबर, इसे हम यदि x बटे वाई लिखेंगे तो घातांक के बाहर क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, ये 17-3 क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। अब आधार समान हो तो घातांक भी आपस में क्या होते हैं बराबर। देखिए आधार बराबर होंगे तो घातांक आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हो जाएगा 5a-3 बराबर -17, कोष्टक के बाहर -17 है, -3a, कोष्टक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5a-3 बराबर, ये हो जाएगा -17 प्लस 3a हो जाएगा। -17 है तो इसको उधर उठा के लाते हैं, आया 3 को इधर लाते हैं, 3 को इधर लाते हैं, दोनों में से कोई एक करिएगा। तो 5a यहाँ है, यहाँ बना देते हैं 5a -3a कर देते हैं बराबर, यहाँ से -17 है, -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 5a में से 3a गया, यहाँ बचेगा 2a बराबर -14, a बराबर -14 बटे 2 कटेगा 7 -7, तो a बराबर -7 होगा। इस प्रकार दिया गया जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, a बराबर -7। ठीक है, क्या हो जाएगा -7। ये कितने लोग को समझ में आया आप समझ लीजिए, कमेंट करके बताइएगा। समझ में आया तो मैं बताऊं दोबारा, तिबारा, चौबारा तब तक पढ़ाऊंगा जब तक कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, आपको स्कोर करवाना है, इसीलिए आप जुड़कर पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो अपना बेस्ट दे रहे हैं, वरना क्या जरूरत है यहाँ पढ़ने की, बताइए। अन्य भी सीटेड क्लास के लिए टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़िएगा आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश से।
बताइए आप लोग, हो गया। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे x बटे वाई पाई माइनस 3 था, अगर हम इसको एक्स वाई पलटेंगे तो इसके बाहर क्या लग जाएगा, माइनस से गुणा हो जाएगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। बस यहाँ पे इतना ही करना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न आपके सामने आया है, इनमें से आपको पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, ई लर्निंग विद दुर्गेश, ई लर्निंग विथ दुर्गेश, विथ दुर्गेश। आप टेलीग्राम पे जुड़ेगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, दुर्गेश सर टेलीग्राम पे, और जुड़ेगा ई लर्निंग में दुर्गेश से, सारी जानकारी आपको वहां से उपलब्ध हो जाएगी। तो बताइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर दिया गया है निम्न में से बड़ी संख्या कौन है, बताइए कमेंट करके जल्दी से आप लोग। देखिएगा, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा लगेगा, जब हम घातांक करने आपको पढ़ा देंगे तब हम आपको बताएंगे। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी के घातांक आपस में बराबर करते हैं। घातांक आपस में बराबर करने के बाद तब हम प्रश्नों को हल करते हैं। मानिए सभी का स्क्वायर करते हैं, सभी का स्क्वायर करते हैं, काफी लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, इसके लिए हम वहाँ पे पूरी बाद में इसको जिक्र करके इसको समझाएंगे। 144 नंबर प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले आधार होते हैं इन सभी, जहाँ पे घातांक कुछ नहीं होते वहाँ पे घातांक देते हैं। जब मैं ये अध्याय पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे काफी चीजें पढ़ानी पड़ेगी। तब तक हम लोग लगाते हैं 144, माने हम 145 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 145 दिया है, यदि 6 के पावर 2x बराबर 1296 हो तो क्या होगा। आइए हम इसके बारे में हल करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। 6 के पावर 2x, 6 के पावर 2x है, 6 के पावर 2x बराबर 1296। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, कैसे लगेगा, कोई कमेंट करके बताएगा। क्या आप इसको आराम से हल कर लेंगे। लगाइए क्या होगा। यहाँ पे हर तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। जी हाँ, सही जवाब है आपके। देखिएगा, ये 6 के पावर 2x बराबर, ये 1296 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1296 का गुणनखंड करेंगे। इस तरह से आप गुणनखंड कर लेंगे और आसान हो जाएगा। जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 6 घाते 2x बराबर 6 के घाते 4। आधार बराबर, घातांक आपस में बराबर होंगे, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2 बराबर 2। हमने क्या पाया यहाँ पे, x बराबर 2, यही पूछा था। x बराबर क्या होगा 2, x बराबर 2, इसका उत्तर क्या होगा 2, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि 3n के पावर 27 हो तो 3n-2 का मान क्या होगा। ये जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिएगा, उम्मीद करते हैं सवाल आप आसानी से लगा लेंगे। 146 सवाल हल करेंगे, हल करके आप उसका हमें जवाब बताएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न का जवाब काफी आसानी तरीके से हमें बता देंगे, हमें उपलब्ध करा देंगे। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा और अपना और मैं भी कमेंट करके बताइएगा। ये कैसे लगेगा ये भी देखने का प्रयास करते हैं। कल इतना हल करेंगे, हमने देखा 3 के पावर n बराबर 27 है, इसे लिख सकते हैं 3 के पावर n बराबर 3 के पावर 3, 27 का मतलब 3, अगर 27 है 3 होता है। आधार समान घातांक बराबर है, माने हमें क्या मिला, n बराबर 3 मिल गया। इसको अब हल करना, इस पोर्शन को। अब यहाँ पे दिया है 3 पावर n-2, तो आप लिख दिया 3, n का मान क्या है 3, 3-2, तो क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 1 बराबर 3, कि 3 में से 2 गया 1, 3 पावर 1, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 3, अर्थात इसका विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा 1।
कितना होगा 3, इसका उत्तर कितना आएगा 3 इसका आंसर आएगा। जरा कमेंट करके बताइएगा जो लाइव हैं क्या उनको समझ में आया ये। जो भी लोग लाइव हैं जरा वो हमें कमेंट करके ये बता दें क्या जो हमने वो पढ़ाया जो बताया इन्हें समझ में आ गया कि नहीं। अगर आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो हम दोबारा तिबारा बताने का पूरा पूरा फुली प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि आप अपना समय, कीमती समय अगर आप दे रहे हैं तो आप कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर करके जाएं। बताइए। देखिए एक बार हम और बता रहे हैं, ध्यान देखिएगा। यहाँ पे 3 के पावर n बराबर 27 है। 27 को लिख सकते हैं 3 घाते 3। जब आधार बराबर होते हैं तो घातांक आपस में बराबर। n बराबर हो गया 3। कॉन्सेप्ट क्लियर। दोबारा 3 के पावर n-2 है। यहाँ पे n का मान रखेंगे तो जहाँ पे n है वहाँ 3 रख देंगे। 3 में से 2 गया 1, तो 3 के पावर 1 का मान हमेशा क्या होगा 3 ही होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 3 होगा, अर्थात 3 होगा। ठीक है, क्या होगा 3 होगा या 3 होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप आसानी से लगा लेंगे। 400 रुपए की एक धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में 550 की राशि 682 रुपया हो जाएगी। इसमें दो प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला क्या है, पहले हमें निकालना है पहले वाले में दर क्या है। दर निकल जाएगा, फिर 550 से 682 करना है। चलिए लगाइए। काफी बड़ा सवाल लगेगा ये सवाल जो है ये काफी बड़ा होगा। बताइए। 147। पहले हम क्या करेंगे, कह रहा है 400 रुपए की धनराशि, 400 रुपए की धनराशि है, 2 वर्षों में 448 हो जाती है। माने 2 वर्ष का जो ब्याज होता है वो कितना होता है 48 रुपया होता है। ठीक, अब इसका पहले दर निकालते हैं। दर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे पहले 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का जो मिश्रधन होता है वह है 448 रुपए। ठीक, मूलधन क्या है 400 रुपया, तो घटा देंगे 2 वर्ष का ब्याज क्या निकल जाएगा 48 रुपया 2 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज बराबर 48/2 बराबर 24 रुपया। माने 1 वर्ष का जो ब्याज है, ब्याज 24 रुपया हो गया। अब इसी से आप दर निकाल दीजिएगा। तो दर निकालने के लिए ब्याज हो गया 24 रुपया, मूलधन कितना है 400 रुपया, दर R%, समय 1 वर्ष का निकालना है बटे 100, क्योंकि हम जानते हैं SI बराबर PRT बटे 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये 2 से कट गया, 4 1 कम 4, 4 6 24, R बराबर 6%। R बराबर क्या होगा 6%। क्या हुआ, नेट इशू हो रही क्या, थोड़ा सा अगर नेट इशू हो रही तो बताइए कमेंट करके। ये निकल गया 6%। क्या हो गया हमारा दर 6% हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, जब आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ज्यादा इशू हो रही है। आगे हम देखेंगे इसके जस्ट बात अगर हम लोग देखेंगे, फिर आगे क्या कह रहा है कि 500 आ गया जी 550 की राशि जी। अच्छा ठीक है जी, देख लिया हमने। अभी कह रहा है कि 550 रुपए की धनराशि 682 रुपए हो जाती है कितने वर्षों में। तो चलिए इसका भी पहले हम क्या निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि
₹682 हो जाती है 550 की धनराशि। कितने वर्षों में, यही पूछा है। फिर इसको घटा लेते हैं, ये नहीं पता है कितने वर्षों में होती है। तो हमें ये पता चल गया, ये हो गया 2, 8 में से 5 गया 3, ₹132 ब्याज होता है। तो ब्याज लिख दिया हमने ₹132। मूलधन क्या हो गया तब 550 हो गया। दर 6%, समय 100 वर्ष, पूरे का बटा 100। इसी को हम लोग को डिवाइड करना है, ठीक, क्योंकि हमारा तो फॉर्मूला ना बन गया ये। तो यहां से ये 2 जीरो, ये एक जीरो, ध्यान से 1 जीरो इससे काट दिए। अब 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 11, 2 1 का 2, 2 तिया 6, 11 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 12 बन जाएगा। 3 से काटेंगे तो 4, तो यक्स बराबर 4 वर्ष। एक्स बराबर क्या होगा, 4 वर्ष होगा। एक्स बराबर क्या होगा, 4 वर्ष। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 4 वर्ष। इसका उत्तर क्या होगा, चौथा। जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या जवाब सही आ रहा है, कोई दिक्कत है या कोई समस्या है। एक बार पूरे प्रश्न को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिए, मैं दोबारा समझाऊंगा, तिबारा समझाऊंगा, चौबारा समझाऊंगा, तब तक समझाऊंगा जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। बताइए, कोई दिक्कत? बताइए आप लोग। देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि 2 वर्षों में 448 हो जाती है। कोई भी धन 400 रुपये 2 वर्षों में 448 रुपये हो जाती है। तो पहले उसका ब्याज का दर गिनेंगे। दर कैसे निकालेंगे, 2 वर्षों का डिफरेंस 48 रुपया ब्याज आया, 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपये हुआ। फिर उसका दर निकालने के लिए ब्याज 24 रुपया हो गया, 1 वर्ष का मूलधन 400 रुपया हो गया, दर आर हो गया, समय 1 हो गया बटे 100, क्योंकि PRT बटे 100 होता है। कट गया तो जीरो से जीरो कट गया। यहाँ पे देखिएगा, एक बार थोड़ा सा काट के ही दिखा दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिया, यहाँ पे काट 4, 2 जीरो से कट गया, 4 6 24 6, मैंने आर बराबर 6%। पहले का दर 6%, उसी दर से निकालना है अगला ब्याज। तो अगला ब्याज क्या है, 550 रुपया, 550 रुपया 682 जाता है कितने, दोनों डिफरेंस 132, ब्याज 132 हो गया। फिर हमें जानते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन 550, दर 6, समय इस बार x है, तो बटे 100 होगा। ये 5 से काट, जीरो से जीरो कट गया, 5 दूना 10 और 5 से कटेंगे 11, 11 से 132 काटेंगे 12, क्योंकि अंश और हर बराबर हो, गुणे में हो, अंश अंश से हर से कट जाएगा। तो यहाँ बचा 2 से 2 कट गया, 3 बचा था, 3 से काटेंगे 3 जो के 12, x बराबर 4 वर्ष। दोबारा जो सेक्शन निकला वो x बराबर क्या निकल गया, 4 वर्ष निकल गया। इस प्रकार के आप लोग को समझ में आया? अगर आया तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा, नहीं आया तो फिर से पूछेगा, हम दोबारा बताएंगे आपको, हम आपको दोबारा समझाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग के? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? चलिए ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि दीक्षा, कोई नाम है लड़की का, साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 500 रुपया उधार लेती है। 4 वर्ष बाद अपना ऋण चुकाने के लिए उसे कितने राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो ज्ञात करना है उसका नाम है मिश्रधन। क्या ज्ञात करना है आपको? मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन ज्ञात करना है माने आपको इसमें मूल जितना भी आएगा मूलधन में आपको ब्याज जोड़ना है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? ब्याज निकालना है। तो ब्याज साधारण ब्याज की बात कर रहा है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला किसी को पता है? अभी कई बार मैंने बताया है, SI बराबर PRT बटे 100। आइए इसको देखते हैं कैसे लगेगा। SI का मतलब साधारण ब्याज, SI का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। SI बराबर माने साधारण ब्याज, इसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय PRT बटे 100। आइए PRT में क्या है यहाँ पे?
500 रुपया 5% 4 वर्षों के लिए। तो P क्या है? 500 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों तक लिया बटे 100। क्या ज्ञात करना है इसका? SI, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। ऐसे काटने का काम करते हैं। कैसे काटेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। फिर आपका निकालना SI बराबर, SI बराबर क्या होगा? 5 पचे 25 चौका 100, तो क्या हो जाएगा? 100 रुपया। लेकिन वहां पे मिश्रधन ज्ञात करना है। वहां पे क्या ज्ञात करना? मिश्रधन। मिश्रधन मतलब A, इसे हम जानते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, माने ए बराबर P प्लस SI। ठीक, तो यहाँ पे ए क्या है नहीं पता, मिश्रधन नहीं पता। ये 100 P क्या है? मूलधन 500 रुपया था, प्लस ब्याज कितना मिला? 100 रुपया। तो कितना वापस करना होगा? 600 रुपया। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? ए बराबर 600। ये क्या हो जाएगा? 600। 600 है विकल्प में? जी हाँ 600 है। इसका विकल्प क्या होगा? तीसरा सही होगा। तीसरा क्या होगा? सही होगा। विकल्प क्या होगा? तीसरा सही होगा। एक बार इसके हल को देख लीजिएगा। हमने क्या निकाला? PRT बटे 100 मिश्रधन निकालना था। उसके लिए सबसे पहले ब्याज निकालेंगे। ब्याज में हम मूलधन को जोड़ देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? मिश्रधन ज्ञात हो जाएगा। फिर हमने क्या निकाला? 500 गुणे 5 गुणे 100, तो SI बराबर 0 0 कट गया, बचा 5, 5 पचे 25 चौका 100, तो 100 रुपये जो निकला वो ब्याज निकला। लेकिन मिश्रधन पूछा है कितना धन वापस करेगी, तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, तो 500 में 100 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 600 रुपया। इसलिए उसने कितना वापस करेगी? 600 रुपया वापस करेगी। ठीक, इसका उत्तर क्या होगा? 600 रुपया राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपये, 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाते हैं, तो मूलधन क्या होगा? यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्षों में 1020 रुपया, 8 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या है? आइए इसको निकालने का प्रयास करते हैं। पहले 8 वर्षों में कितना हो जाता है? 1200 रुपया, 5 वर्षों में 1020। तो आइए इसको भी हल करते हैं। क्या आप लोग हल करेंगे? हम हल करके बताएं। आइए देखते हैं कैसे हल होगा। 8 वर्ष में 1200 रुपया, 8 वर्ष में 1200 रुपया हो जा रहा है। 5 वर्ष में 1020, 5 वर्ष में 1020। इसका डिफरेंस निकाल देते हैं। तो क्या निकलेगा यहाँ पे? 3 वर्ष का ये घटेगा 180 रुपया, 180। 1 वर्ष का 180 बटे 3 बराबर 60। अगर इसमें चाहे लगाएं चाहे इसमें लगाएं, इन दोनों में किस में लगाएं? इसमें भी 5 वर्ष का ब्याज सम्मिलित है, इसमें भी 5 वर्ष का ब्याज सम्मिलित है। तो हम क्या करेंगे? अगर हम इनमें से 5 वर्ष का ब्याज, इनमें से 8 वर्ष का, किसी एक में मान रखते हैं। अगर 5 वर्ष वाले में रखेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज 60, तो 5 वर्ष का ब्याज 60 गुणे 5 बराबर कितना होगा? 300 रुपया होगा। अब इस मिश्रधन में से 1020 में से 300 रुपया निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 720 रुपया। क्या बचेगा? 720 रुपया बचेगा मूलधन। माने मूलधन के लिए क्या करेंगे? मूलधन ए में से अगर हम पी निकाल देंगे, SI निकाल देंगे ना, ब्याज, SI ब्याज निकाल देंगे, क्या बचेगा? मूलधन P बचेगा। अब हम फार्मूला जानते हैं, SI बराबर PRT बटे 100। अब यहाँ पे रख देते हैं। SI क्या निकला आपका? मूलधन, 1 वर्ष का मूलधन 60 रुपया, 60 रुपया लिख दिया। इसी पे रख सकते हैं 60 रुपया। मूलधन क्या निकला? 720 रुपया। दर क्या है? नहीं पता। समय 1 वर्ष, 1 वर्ष का ब्याज है, पूरे 1/100। तो
दशमलव में आएगा क्या? अच्छा, क्या मूलधन ही पूछा था? सॉरी, मूलधन ही पूछा था ना, तो मूलधन क्या निकलेगा? 720। जाने दीजिए, बस यही उत्तर ही पूछा था, मूलधन पूछा था। ठीक है, ये नहीं पूछा था, केवल मूलधन पूछा था। मूलधन पूछा था, मूलधन 720 रुपये। इसमें भी लगा सकते थे, चाहते तो आप मूलधन 720 रुपये इसमें भी रख सकते थे। कैसे रख सकते थे? देखिएगा, 1200 रुपया है मिश्र धन, इनमें से 8 वर्ष का ब्याज निकाल दीजिएगा। 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया, 8 वर्ष का ब्याज क्या होगा? 1200 रुपया माइनस 480 रुपया, फिर आएगा 720 रुपया। इस प्रकार आपका क्या निकलेगा? जो मूलधन है वो 720 निकलेगा। क्या निकलेगा? 720। यहाँ पे भी 720, यहाँ भी 720। इस प्रकार हम लोग दोनों जगह देख लिया कि जो मूलधन है वो कितना है? 720 रुपया आपका आ गया। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 720 रुपये। मूलधन ही पूछा था ना, विकल्प क्या होगा? चौथा सही। एक बार इस प्रश्न को देख लीजिएगा, तीनों प्रश्नों को देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो। बताइए। बताइए, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? आगे बढ़े, चले। अगला है प्रश्न नंबर, ध्यान से देखिएगा। यदि साधारण ब्याज, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 19 गुना हो जाएगी? 150 नंबर प्रश्न को पढ़िए और सभी लोग जवाब दीजिएगा। कोई बताएगा? कमेंट करके बताइए 150 नंबर प्रश्न को। कोई अगर बताए लाइव जो जो हो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हमसे समझाते हैं। बताइए जल्दी से। चलिए यही लगाते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा। फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। T1 बटे T2, T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। मतलब समय पहला बटे समय दूसरा बराबर गुना पहला माइनस 1 बटे गुना दूसरा माइनस 1। आइए यहाँ पे देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। यदि साधारण ब्याज में कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी, 8 वर्षों में 7 गुनी, 8 वर्षों में 7 गुनी, फिर कितने वर्षों में, माने T2 कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस एन बटे N2 माइनस 1। कोई धन 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है और कितने वर्षों में वो अपने की 9 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे 8 बटे T2 बराबर 7 में से गया 6 बटे 8, 6 बटे 8, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3 बटे 4। ये हो जाएगा 8 बटे T2 बराबर 3 बटे 4। तिरंगा गुणा करेंगे, तिरंगा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 T2 बराबर 8 चौक
32, 8 चौक 32, तो T2 बराबर 32/3। क्या हो जाएगा? 32/3। अच्छा 19 था, सॉरी, यहाँ पे 19 गुना था। हमने सॉरी, हमने प्रश्न गलत लिख दिया है। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा, प्रश्न हमने गलत लिख दिया है। यहाँ पे 19 गुना था ना, वेट, 19 गुना था, 19 में से एक होगा, ये हो जाएगा 8/T2 बराबर 7 में से गया 6/19 में से 18। ठीक, अब ये डिवाइड होगा तो काटेगा, 6 का 6, 6×3 = 18, माने 8/T2 बराबर 1/3। त्रिया का गुणा होगा तो T2 बराबर 8 × 3, माने T2 बराबर 24 वर्ष। क्या होगा? 24 वर्ष होगा। ठीक, 24 वर्ष होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? एनी डाउट आप लोगों को? नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे ये था, इसका एक फार्मूला था, आप लोगों ने देख लिया। इसका क्या होगा? 24 वर्ष, माने इसका डी इसका चौथा सही है। फॉर्मूला क्या था? T1/T2 बराबर, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n1 - 1 n2 - 1। पहला गुना माने पहला समय बटे दूसरा समय बराबर पहला गुना -1 बटे दूसरा गुना -1। T1/T2 बराबर n1 - 1 याद रखना होगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें, वरना इसे छोड़ दिया जाए। कह रहा है कि 68, हाँ, 100 को दो भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 से 1/3 वर्ष में साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर इतने में 4 वर्ष बाद बराबर हो। जल्दी से बताइए क्या किया जाए। माना 68,000 रुपये में दो भाग बांटेंगे। पहला हिस्सा जो होगा वो होगा 100 रुपया, दूसरा हिस्सा होगा 6800 माइनस यक्स। ये दो हिस्से हो जाएंगे। ये पैसे गिनके कितने? ये दो हिस्से होंगे। 6800 को दो भागों हमने बांट दिया। ठीक, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? 1 मिनट रुकिएगा, हम पूरा साफ कर दे रहे हैं। पूरा साफ हो गया। अब हम 6800 को दो भागों में बांटेंगे। एक भाग होगा यक्स, दूसरा भाग होगा 6800 माइनस यक्स। ठीक, ये 3×3 = 9, 1 10/3, इसे लिख सकते हैं 10/3। ये 3 दूना 6, 1 7/2 लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब पहला भाग यक्स था, पहला भाग यक्स है, तो यहां पे लिख देते हैं अगर हम यक्स रुपया मूलधन, मूलधन बराबर दर, दर कितना है पहले भाग का? 6%। समय कितना है? 10/3 वर्ष, 10/3 वर्ष, पूरे का बट्टा 100 बराबर, दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। दूसरा भाग क्या है? 6800 माइनस यक्स, गुणे दर कितना है? 4%। समय कितना है? 7/2, पूरे 1/100। यहां तक कॉन्सेप्ट कितने लोग को क्लियर हुआ? यहां तक कॉन्सेप्ट कितने लोग का क्लियर हुआ? 6800 को दो भागों में बांटेंगे, एक भाग यक्स होगा, दूसरा भाग 6800 माइनस यक्स होगा। पहला भाग में क्या रहा है? 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10/3 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होगा, दूसरे भाग के 4% वार्षिक ब्याज की दर से 7/2 वर्ष का। अब इसी प्रश्न को हम अगले पेज पर लेके चल रहे हैं। तो अगले पेज पे लेके चलेंगे तो क्या क्या मिला हमें? हमें मिला यक्स गुणे 6 गुणे 10/3 पूरे का बट्टा 100 बराबर 6800 माइनस यक्स गुणे 4 गुणे 7/2 पूरे का बट्टा 100। शायद यही था,
एक्स गुड़े 6 10/3, एक्स गुड़े 6/10/3, 4 ठीक यही था। अब इसे डिवाइड करने का काम करते हैं। अब देखिए 3 का 3, 3 दूना 6, 2 का 2, 2 दूना 4, मतलब ऊपर क्या बचा, यक्स गुड़े 2 × 10/100 बराबर 6800 माइनस यक्स एक कोष्टक में गुड़े 2/7, 2 × 7, 2 × 7/100। जब गुणे में हो, बराबर हो, तो अंश अंश से हर से कट जाता है। यहाँ पे 2 2 से यहाँ क्या बचेगा, 10 यक्स बराबर 6800 माइनस यक्स गुणे 7। अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 यक्स, 7 × 6800 में करेंगे 476 माइनस 7 यक्स, 7 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 10 यक्स प्लस 7 यक्स बराबर 476 के बाद 3 0, 2 0 है ना, 2 0, ये हो जाएगा 17 यक्स बराबर 476 के बाद 2 0, यक्स बराबर 476, यहाँ पे डिवाइड करेंगे क्या होगा, 17 दूना 34, 17 दूना 34 कितना बचेगा 13, 17 दूना 34 कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 34, 13 176, 17 8 8 0 0, ये हो जाएगा यक्स बराबर 2800, यक्स बराबर यक्स बराबर 2800 हो गया। एक हिस्सा 2800, दूसरा हिस्सा 6800 माइनस, एक हिस्सा 2800 हो गया, ये विकल्प एक निकल गया। दूसरा हिस्सा इसका क्या निकालना है, क्योंकि दूसरा हिस्सा था 6800 माइनस यक्स, इसका मतलब हो जाएगा 6800 माइनस 2800 बराबर 4000। एक हिस्सा 4000 होगा, एक हिस्सा 2800 होगा, यहाँ पे है एक हिस्सा 4000, एक हिस्सा 2800, मतलब इसका विकल्प जो है वह दूसरा क्या होगा, सही होगा। दूसरा का मतलब ये, समझ में आ गया या दोबारा समझाएं, एक बार इसको समझ लीजिएगा, दोबारा इसको समझा देते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट को पूरा समझिएगा, एक बार सारा हल समझ लीजिएगा, फिर मैं दोबारा समझा रहा हूं, एक बार समझ लीजिएगा, एक बार को बढ़िया समझ लीजिएगा, नहीं आता है तब फिर हम आपको दोबारा अच्छे से समझाते हैं, आराम से समझ लीजिएगा। देखिएगा हम लोगों ने क्या क्या देखा। पहला हम लोगों ने ये देखा, यहाँ पे देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 6800 रुपए के 2 भागों में बांटिए। पहला भाग हम लोगों ने क्या लिया, यक्स लिया, दूसरा भाग 6800 में से एक्स घटा देंगे, दूसरा भाग निकल गया। इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग पर 6% वार्षिक ब्याज, माने मूलधन यक्स गुणे दर 6%, समय क्या है 3 से 1/3 माने 10/3 वर्ष हो गया। मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे 1/100, ये पहले भाग का ब्याज हो गया, बराबर है दूसरे भाग का। दूसरा भाग 6800 माइनस एक्स हो गया, गुणे दर क्या होगा, ब्याज दर 4%, यहाँ पे दर हो गया 4%। समय, समय कितना है यहाँ पे, तो हम लोगों ने समय क्या लिया,
समय यहाँ पे 3 से 1/3 माने 7/2, 7/2 हमने समय ले लिया। अब इसी को हम नए पेज पर लेकर आए, यहाँ लेकर आए तो वही सेम प्रश्न को यक्स गुणे 6 गुणे 10/3 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो हमने क्या किया, 3 1 का 3, 3 दूना 6, यक्स गुणे 2 गुणे 10/100। फिर यहाँ पे 6800 माइनस यक्स, 2 से 2 दूना 4, तो 2 गुणे 7/100। तो हम जानते हैं जब गुणे में हो अंश अंश से हर से कट जाएगा। यह 100 इस 100 से डिवाइड हो गया, यह 100 क्या हो गया, 100 से डिवाइड हो गया। अब यह 2 को हमने इस 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब हमें क्या बचा, यहाँ पे 10 गुणे एक्स करेंगे तो 10x हुआ। फिर यहाँ पे 6800 माइनस एक्स गुणे 7, 6800 माइनस एक्स गुणे 7, फिर 7 फिर 10x हो गया। 7 गुणा 6800 में किए 476 माने 47,600 आया। 7 गुणे एक्स करेंगे 7x आया। ये माइनस से इधर लाएंगे प्लस हो गया, 10x प्लस 7x बराबर 47,600 हो गया। फिर 17x बराबर 47,600 हो गया। फिर डिवाइड करेंगे x बराबर 47,600 बटे 17, 17 का 17, 17 दूना 34, 2 बार गया, बचा 13 36, 17 अट्ठे 136, 8 बार गया, 2 0 बार 28, तो x बराबर 2800 निकल गया। माने एक हिस्सा इसका जो था वो क्या था, 2800 था। हमने 2800 लिख लिया, यहाँ पे मिल गया वो हिस्सा 2800। ठीक है, क्या मिला, 2800 मिल गया। दूसरा हिस्सा की तरफ आते हैं। दूसरा हिस्सा था 6800 में से x घटा देंगे। 6800 हमने क्या माना था, 6800 में से x माने 2800 घटा दिया, क्या बचा हमारा 4000। दूसरा हिस्सा क्या मिला, 4000 मिला। इस प्रकार आपका जो प्रश्न था उस प्रश्न का 2 विकल्प मिला। पहला उत्तर जो होगा वो होगा 2800 पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा होगा 4000 जिस पर यह ब्याज क्या था, दे था। इस प्रकार आपका विकल्प दूसरा राइट आंसर है। यहाँ से कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके ऊपर वाला जो प्रश्न था उसका एक फार्मूला था वो लिख लीजिएगा। इसका था T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 बटे N2 माइनस 1। इसी फार्मूले को ऊपर वाला लग गया था, ऊपर वाले का 24 आया था। क्या आया था, 24 आया था ना, चौथा। इस प्रकार से दिए गए प्रश्न के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। बाकी चीज़ें हम लोग इसके नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। यहाँ से अगर कोई दिक्कत समस्या है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लर्निंग विद दुर्गेश में हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे पूरा क्विक रिवीजन हो जाएगा और एक अच्छी तैयारी, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। कोई प्रश्न अगर आपके मन में आता है तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और यह वीडियो खत्म हो चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। ठीक, तो आज की क्लास खत्म हो गई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।